हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने नेट यूजीसी नेट के पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं बच्चों ने फिल होने, और अगले महीने आपको एडमिट कार्ड और हो जाएगा। एक ही महीना बचा प्रिपरेशन का। तो आपने जितनी भी अब तक थ्योरी पढ़ी है उसके साथ अब सभी आप अपने प्री वाई क्यू एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए डेली। और हम जल्द ही आपके लिए डेली एक पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें से डेली आपको 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जो हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अलग अलग उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम कर रहे हैं हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से अरस्तु एरिस्टोटल के प्री वाई क्यू एम सी क्यू जितने भी हैं। तो हमने आज की क्लास को बच्चे ऐसे रखा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे अरस्तु को, और सिंपल से होते हुए हम टिपिकल लेवल तक लेते चलेंगे। जो भी टी जी टी या डी एस एस बी लेवल के क्वेश्चन है सभी को कवर करते चलेंगे यूजीसी नेट में जो भी आज तक आए हैं प्री वाई क्यू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और किसी और थिंकर पर और टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एमसीक्यूज और प्रीवाईक्यू के लिए आप कमेंट करें। बाकी हम अब थिंकर वाइज चलेंगे, पहले वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ेंगे फिर इंडियंस को पढ़ेंगे। ऐसे ही करके हम पूरी अपनी नेट के सिलेबस को कवर करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? अरस्तु का जन्म हुआ था स्टेगिरा में। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के पिता का नाम क्या था? तो अरस्तु के जो पिता थे उनका नाम क्या था? अरस्तु के पिता का नाम निकोमाचस था। निकोमाचस था। प्लेटो क्या थे? प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। थर्ड है, अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी, यानी कौन सी बुक उनकी जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे पढ़ती, तो वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार वास्तविकता की प्रकृति क्या है? मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के जो फादर थे वो राज्य वैद्य थे, यानी कि जो महाराजा के मेन हेल्थ एडवाइजर थे। तो इनकी काफ़ी अच्छी परवरिश है, ये नहीं है कि कोई गरीब घर से काफ़ी अच्छे पढ़े हैं। फिर इन्होंने स्टडी के लिए इनके पास यहाँ पे आ गए, और उसके बाद जो अलेक्जेंडर थे सिकंदर, उनको इन्होंने स्टडी इनको पढ़ाया था। और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुई तो ये अकादमी के वो बन गए थे, हेड बन गए थे। और उसके बाद जब फिर से वो गए तो फिर ये वहां से भाग के आ गए थे, ताकि इनके साथ भी वैसा ही ना हो जैसा वो प्लेटो के गुरु के साथ हुआ था। और इन्होंने क्या है अपना खुद का एक स्कूल चलाया था, जिस जो एकेडमी बनाई थी, जो उसमें क्या था, ये घूमते फिरते पढ़ाते रहते थे। कोई सीटिंग का वो नहीं था कि भाई बैठ के पढ़ाना ही है या क्लास ही लेनी है। तो अरस्तु जो प्लेटो से थोड़े डिफर करते थे उनकी विचारधारा को। और ये दास प्रथा के भी बहुत मानते थे, और उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी थॉट थी दास प्रथा के लिए। ये नहीं था कि किसी को दास बना दिया तो ताउम्र दास ही रहेगा। आगे क्वेश्चन आएंगे तो साथ साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु के अनुसार वास्तविकता की प्रकृति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जो वास्तविकता की प्रकृति है वो हाइलोमॉर्फिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार चार कारण कौन से हैं? तो अरस्तु ने किन चार कारणों का वर्णन किया है? तो कहते हैं भौतिक, औपचारिक, कुशल और अंतिम। ये चार कारण उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार आत्मा की प्रकृति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार आत्मा जो किसको मानते हैं, क्या मानते हैं आत्मा के बारे में? तो वो कहते हैं आत्मा शरीर का रूप है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार नैतिक गुण क्या है? तो नैतिक गुण जो है अरस्तु के अनुसार वो नैतिक गुण ही है, वो कोई बौद्धिक आत्मिक या शारीरिक नहीं, वो नैतिक गुण ही है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार सद्गुण की परिभाषा क्या है? तो सद्गुण को क्या मानते हैं अरस्तु? तो सद्गुण को एक मध्यम मार्ग मानते हैं। एक मध्यम मार्ग मानते हैं अरस्तु सद्गुण को। फिर है, अरस्तु के अनुसार न्याय की प्रकृति क्या है? कि न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय को कैसे देखते हैं अरस्तु? तो न्याय को सार्वभौमिक सिद्धांत मानते हैं कि इन सभी के ऊपर सेम तरह से लागू होने के लिए।
नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति है वो मिश्रित संविधान है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो अरस्तु जो है एजुकेशन को किस में देखते हैं? तो वह देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो सद्गुण प्राप्त करने का एक मार्ग है। तो अरस्तु शिक्षा को सद्गुण प्राप्त करने का मार्ग मानते हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार कला की प्रकृति क्या है? यानी आर्ट को क्या कहते हैं? जैसे कि प्लेटो ने आर्ट लागू की थी, तो प्राइमरी में जैसे आर्ट जरूरी है, तो अरस्तु कला को मानते हैं कि कला केवल एक नकल के रूप में है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार दुखांत नाटक की प्रकृति क्या है? तो दुखांत नाटक की प्रकृति जो है वो करुणा और भय है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान की जो प्रकृति है वो अनुभवजनक अनुसंसाधन है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार तत्वमीमांस की प्रकृति क्या है? तो तत्वमीमांस की प्रकृति है वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार आत्मा के तीन भाग कौन कौन से हैं? तो अरस्तु ने आत्मा के तीन भाग कौन कौन से बताए हैं बच्चों? तो वो है तर्कसंगत, भावनात्मक और इच्छुक। आत्मा के तीन भाग हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है? तो नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है? शिक्षा और अभ्यास से नैतिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य है सामान्य हितों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो न्याय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो न्याय का पहला प्रकार है वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार मित्रता की प्रकृति क्या है? यानी मित्रता को कैसे देखता है अरस्तु? तो वो कहता है एक पारंपरिक संबंध है मित्रता। फिर है, अरस्तु के अनुसार सुख की प्रकृति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार सुख की प्रकृति एक अंतिम लक्ष्य है। यानी कि आप लोगों ने कोई एम सेट किया और अगर उसको आपने पा लिया, उसको जो एट लास्ट था आपका एम था, तो वो एक सुख की प्रकृति है। कि लास्ट स्टेप जो आपने ये पूरा पाथ तय किया, इसका कोई वो नहीं कि जो, लेकिन आपने अगर अपने एम तक पहुंच गए तो वहां जाके आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार दुख की प्रकृति क्या है? तो दुख की प्रकृति है एक व्यक्तिगत अनुभव। जो आप जो अनुभव करोगे सेल्फ का, उसे एम तक जाने के लिए अगर आप नहीं पाते हो तो वो व्यक्तिगत अनुभव एक दुख की प्रकृति है। फिर है, अरस्तु के अनुसार आत्म नियंत्रण की प्रकृति क्या है? तो आत्म नियंत्रण की प्रकृति एक नैतिक गुण है। ये सभी क्वेश्चन प्री वाईक्यू एमसीक्यूज हैं बच्चों। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति क्या है? तो राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति एक सामाजिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है? तो अरस्तु ने शिक्षा का महत्व क्या बताया है? व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। तो ये सभी जो है शिक्षा का महत्व है। फिर है, अरस्तु के अनुसार तर्क की क्या प्रकृति है? तो तर्क क्या है? तर्क एक तर्क संगत प्रक्रिया है, इसमें लॉजिकल वे में होगी। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार अनुभव की क्या प्रकृति है? तो अनुभव जो है वह एक ज्ञान का स्रोत है। जैसे भी किसी चीज का आप अनुभव करते हो तो उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार विज्ञान और दर्शन के बीच क्या संबंध है? तो विज्ञान और दर्शन के बीच क्या संबंध है? विज्ञान और दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो उससे जो आप सिद्ध करते हो कि हाँ इससे ये हो गया, तो विज्ञान और दर्शन दोनों एक चीज के पूरक हैं। आपने मान लो कोई चीज कहा कि ये चीज ऐसे होती है, लेकिन
तो कैसे, जब तक मान लिया जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दोगे, तो विज्ञान के जरिए आपने उस चीज़ को प्रूफ करके दिखा, तो विज्ञान और दर्शन दोनों एक इस चीज़ के पूरक हैं। फिर है, अरस्तू के अनुसार नैतिकता और राजनीति के बीच क्या संबंध है? तो नैतिकता और राजनीति के बीच दो, राजनैतिकता और राजनीति भी एक दूसरे के पूरक के हैं। नेक्स्ट है, अरस्तू के अनुसार मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? तो मानव जीवन का उद्देश्य सुख और आनंद, ज्ञान और समझ, नैतिक और सद्गुण। तो ये सभी मानव जीवन के उद्देश्य हैं। फिर है, अरस्तू के अनुसार आत्मा की अमरता क्या है? तो आत्मा की अमरता क्या है? आत्मा की अमरता अनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तू के अनुसार दर्शन का क्या महत्व है? तो दर्शन का क्या महत्व है? ज्ञान और समझ के लिए भी दर्शन जरूरी है। नैतिकता और सद्गुण, सुख और आनंद, ये सभी चीजों के लिए दर्शन की आवश्यकता है। अरस्तु के अनुसार विज्ञान का क्या महत्व है? तो विज्ञान भी हम ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक विकास के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सभी जो है राइट हो जाएंगे। फिर है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा से भी हम ज्ञान, नैतिकता और सद्गुण सभी प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार छोटे छोटे उसमें आते हैं। आप ये ना सोचे कि किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे आपको और थोड़ा लेवल हाई होता चला जाएगा। अरस्तु के अनुसार मानव जीवन में तर्क की भूमिका क्या है? तो तर्क जो है, तर्क मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक, ये सभी चीजें जो है तरक्की के ब्याह पर आप लोग इनको कह सकते हैं कि तर्क जब तक नहीं है तो जीवन उपयोगी नहीं है, आप किसी भी चीज को सिद्ध करोगे तो। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है? तो नैतिक गुणों का विकास जो है वो शिक्षा और अभ्यास से होता है। फिर है, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने के लिए नहीं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी नहीं देती, तो ये सामान्य हित को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो न्याय के जो दो प्रकार हैं वो वितरणात्मक और सुधारात्मक हैं। फिर है, मित्रता की प्रकृति कैसी है? तो मित्रता की प्रकृति जो है वो एक पारंपरिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख की प्राप्त प्रकृति क्या है? सुख की प्रकृति जो है एक अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सभी एक ही टाइप के हैं तो इनको हम थोड़ा ड्रॉप करते हैं। हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। अरस्तु के अनुसार एथिक्स क्या है? तो एथिक्स क्या बताया उन्हें? एक नैतिक सिद्धांत के रूप में बताए हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार पॉलिटिक्स क्या है? तो पॉलिटिक्स को जो है अरस्तु ने एक राजनीतिक सिद्धांत बताया है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार डी एनीमिया क्या है? डी एनिमा, तो अरस्तु ने डी एनिमा एक दार्शनिक ग्रंथ है। फिर है, अरस्तु के अनुसार कैथारसिस क्या है? तो कैथारसिस जो है एक सौंदर्य सिद्धांत है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, थोड़े ध्यान दें इन क्वेश्चंस पे। अरस्तु के अनुसार मिमेसिस क्या है? तो मिमेसिस है एक सौंदर्य सिद्धांत। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी क्या है? तो ट्रेजेडी है बच्चों, अरस्तु जो मानता है एक नाटकीय रूप जो घटित हो चुकी है। फिर है, अरस्तु के अनुसार कॉमेडी क्या है? तो कॉमेडी है एक नाटकीय रूप। नेक्स्ट है, अब थोड़े क्वेश्चन टिपिकल लेवल के हैं तो आप लोग ध्यान से करें। दासता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु क्या कहते हैं? तो दास प्रथा के जो है अरस्तु खिलाफ नहीं थे, अरस्तु उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन अरस्तु का ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात दास नहीं होगा। और जो एथेंस वासी, जो स्टेगिरा के लोग हैं या जो यूरोपियन हैं,
वो तो दास होंगे ही नहीं, और जो बंदी है वो भी दास के रूप में कार्य नहीं करेंगे, और जो उत्पादन वर्ग है जो उत्पादन करते हैं उसमें दास की कोई सहायता नहीं ली जाएगी। दास केवल घर के कार्यों के लिए यूज होगा, और दास को अगर उसका मानसिक विकास हो जाता है या तार्किक विकास हो जाता है तो वो दासता को छोड़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो पूरी उम्र दास ही बनकर जिए। तो ऐसे अरस्तु के दासता के प्रति उनके विचार थे। तो अब लोगों को पता चल गया कि अरस्तु दासता के प्रति क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो अब क्वेश्चंस को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दासता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु क्या कहते हैं। तो दासता को न्यायोचित ठहराने के उसमें कहते हैं, जन्म से ही कुछ व्यक्ति दासता के लिए और न्याय शासन करने के लिए निश्चित होते नहीं। ऐसा तो अरस्तु नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि अब जो पैदा होगा वो दास के घर दास ही पैदा होगा। वे कहते हुए प्राकृतिक द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने की क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिष्ट व्यक्ति होते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वो ज्यादा लंबी सोच नहीं रखते। एक सेकंड, नहीं, इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों। ये तो होता है कि वे दूरदर्शिता, ये वो बात नहीं कहते अरस्तु। उनके विवेकपूर्ण ढंग से वे स्वयं मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। हाँ, वे केवल खुद के ही कार्य कर सकते हैं, यानी ज्यादा मनखते वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। तो ये चीजें तो अरस्तु उसको न्यायोचित ठहराने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। बी काट दो, तो बी काट दो तो ये बी आंसर हो जाएगा, DCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स की निम्नलिखित बुक में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है। ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये सारे प्री वाईक्यू और MCQs हैं। तो इसमें आपको बताया भी है कि कब आई, ये यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें से किस बुक में जो है अरस्तु ने बताया है। तो अरस्तु ने बताया बच्चों बुक 1 में दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कैल्सियस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। तो कौन भाग गया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अरस्तु भाग गया था एथेंस से। क्योंकि ये कब भागा था, जब जो सिकंदर हैं, सिकंदर के गद्दी पे बैठने के बाद इन्होंने अकादमी का जो है कार्यभार अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन वो फिर से उनकी पराजय होने के बाद, की मृत्यु के बाद, जो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ये भाग गए थे, ताकि क्योंकि एथेंस में फिर से क्रांति छिड़ गई थी। और ये दर्शन शास्त्री थे जो, उनको ये फिर से जहर देकर प्लेटो के गुरु की तरह, सुकरात की तरह अरस्तु को भी न मार दें, इसलिए अरस्तु वहां से भाग गया था। फिर है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। यह कथन किसने कहा है। कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य रहा है। यानी जो प्लेटो जो सोचते थे, उसकी जो सेकंड थिंकिंग थी, प्लेटो विचारवादी थे, यानी वो विचारों में ज्यादा वो थे, हाइपो थिंकर थे। लेकिन अरस्तु जो थे वो प्रैक्टिकली बात करते थे। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था बच्चों GH सेबाइन ने। फिर है, वितरणात्मक न्याय, जो भी मैंने बताया था कि अरस्तु जो न्याय को कैसे मानते हैं। तो वितरणात्मक न्याय कहते हैं मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित। ऐसा किसने कहा था। तो ये किसने कहा है बच्चों। तो ये कहा है अरस्तु ने। वितरणात्मक न्याय की बात की है, यानी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। फिर है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। जो काल है उसके क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आते हैं। तो ये किसने कहा है। तो ये अरस्तु ने कहा है। ये यूजीसी नेट 2018 जुलाई का है क्वेश्चन। फिर है, कोल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटिक्स का घटक नहीं है। तो अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है उसका घटक नहीं है। जो कोल पॉपर है उनके अनुसार, तो कौन है वो, जैव व्यक्तिवाद। जैव व्यक्तिवाद जो है पॉलिटिक्स का घटक नहीं है, यानी उसके अंदर का कोई वो नहीं है। निम्नलिखित निम नामांकित विचारों के में से किसने यह विचार दिया है कि राज्य का हित एवं व्यक्ति का हित अविभाज्य है।
जो राज्य का हित है और व्यक्ति का हित वो अभिवाज्य है। अभिवाज्य, तो ये किसने बोला है? तो ये बोला है अरस्तु ने। नेक्स्ट है, अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली का सिद्धांत पर विचार कीजिए। तो ये है फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, सौम्य लोकतंत्र, डार्विन ऑफ फॉर्म्स, स्वर्णीय मध्यमान का सिद्धांत। तो इनमें से अरस्तु से कौन कौन से रिलेटेड है? तो इसमें से है एक तो सौम्य लोकतंत्र और हो जाएगा सार्वभौमिक मध्यमान का सिद्धांत। तो सेकंड एंड फोर्थ किसमें? सी में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामांकित विचारों में से किसने यह विचार दिया कि राज्य का हित एवं व्यक्ति का हित अभिवाज्य है? तो यह दिया था अरस्तु ने। ये आरपीएस स्कूल लेक्चर संस्कृत 2020 में भी आया हुआ है और नेट जुलाई 2018 में आया हुआ था। फिर है, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया। तो किस समुदाय के रूप में नाम दिया था अरस्तु ने? तो वो दिया था काइनोनिया। राज्य को जो है काइनोनिया के रूप में नाम दिया। फिर है, संबंधित अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। क्या अरस्तु ऐसे मानते थे कि मनुष्य जो है एक जो प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है? हाँ, वो ऐसा मानते थे। फिर है, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया है। जो मानव प्रकृति ही है उसकी व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जो वर्ड यूज किया वो था जून पॉलिटिकॉन। तो ये भी ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है। तो सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, अरस्तु का कहना है कि कभी भी भविष्य का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। किसी भी विषय का विज्ञान जो है वो प्रयोजनवादी होना चाहिए। ठीक है, अरस्तु ऐसा कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि वे किसी भी टॉपिक पर आप बात करो तो उसका जो नॉलेज है वो टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है। प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिमाणों से बिल्कुल अनिवार्य मान सकता है। नहीं नहीं, ऐसा तो था ही नहीं कि जो स्वयं को सिद्ध करके कुछ कर्तव्यों पर स्वयं को सिद्ध करे। तो ए राइट है लेकिन आर रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर हमारा राइट हो जाएगा। फिर है, यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते। यानी कि जो दास है वो तो दास ही रहते हैं, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, जानवर जानवर हो तो वो एक राज्य एक एक ही राज्य का निर्माण करते। तो ये किसने बोला ऐसा? तो ये कन्फ्यूशियस ने बोला है। नेक्स्ट है, सही कथन पहचानना इसमें से। अरस्तु स्त्रियों व शिल्पियों को नागरिकता से वंचित रखता है। हाँ, अरस्तु जो है शिल्पियों और स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रखता है, राइट है। अरस्तु के अनुसार धनी व निर्धन दोनों ही मध्य वर्ग पर समान रूप से विश्वास करते हैं, पर धनी व निर्धन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ये भी राइट है। जब उसने क्रांति की बात की थी तो अरस्तु ने बोला था कि क्रांति जो है वो मध्यम वर्ग में भी होगी और निर्धन वर्ग में भी होगी, धनी वर्ग में भी होगी और निर्धन वर्ग में भी होगी। लेकिन निर्धन वर्ग में जो है उसकी जो इतनी नहीं होगी जितनी कि धनी वर्ग में होगी, क्योंकि उनकी और लालसा होगी और ज्यादा कमाने की। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें राइट है, तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु द्वारा वर्णित स्वर्णिम मध्या सिद्धांत गोल्डन मीन्स का तात्पर्य क्या है? तो गोल्डन मीन्स का तात्पर्य क्या था? मध्यम मार्ग की उचितता। और अरस्तु ने सबसे अच्छा मार्ग क्यों बताया? मध्य मार्ग को बताया है। फिर है, अरस्तु के अनुसार राज्य के परिवर्तन चक्र का सही क्रम क्या है? यानी कि जो अरस्तु ने राज्य को डिफाइन किया उसमें जो राज्य का चक्र है तो उसका सबसे बेस्ट क्या है? जैसे निरंकुश तंत्र, भीड़ तंत्र, धनिक तंत्र, संतैत प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। तो अरस्तु के अनुसार जो है
जो सर्कल है वो कैसे मूव करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले राजतंत्र मोनार्की, फिर करते निरंकुश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर संतै प्रजातंत्र और फिर भीड़ तंत्र। यानी वो डेमोक्रेसी को सबसे लास्ट में देखते हैं। तो आंसर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य से पहले आता है। यानी अरस्तु मानते हैं कि राज्य जो है मनुष्य से पहले आता है। राज्य पहले बना दिया गया लेकिन मनुष्य उसमें बाद में आते हैं। और समग्र पहले है और अंग बाद में आते हैं। यानी कि मनुष्य को, जो अरस्तु का मानना है कि राज्य पहले है, राज्य के बाद मनुष्य है। ये मनुष्य कि वो मानते हैं कि मनुष्य जो है वो राज्य का अंग है, ना कि राज्य जो है मनुष्य के उस पे है। तो ये ठीक हो गया कि अरस्तु मानते हैं कि राज्य पहले आया है, तो राज्य पहले आया तो मनुष्य बाद में आया, तो मनुष्य बाद में, तो शरीर पहले आया अंग बाद में वो होगा। तो ये दोनों ठीक है और इसकी वाक्य व्याख्या भी ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति विज्ञान जो एक सर्वोच्च विज्ञान, हाँ अरस्तु जो है पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस मानते हैं। इससे शासन का ज्ञान प्रदान किया है तथा सार्वजनिक जीवन को नियमित करने के सिद्धांत दिए हैं। तो ये भी ठीक है और इसकी ये व्याख्या भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा एक सबल मध्य वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है। जो एक सबल मध्य वर्ग है वो एक लोकतंत्र की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है, अरस्तु ने राज्य को प्रकृति व स्वाभाविक स्वाभाविक बताया है। इससे उसका अभिप्राय है। तो अरस्तु ने जो प्रकृति व स्वाभाविक बताया उससे क्या अभिप्राय है। राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया किंतु वह प्रकृति तत्वों और कारकों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु, पर्यावरण आदि से क्रिया से उपजित है। ठीक है। राज्य मनुष्य की प्रकृति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया नहीं। राज्य मनुष्य की प्रकृति आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह प्राकृतिक है। यह आवश्यकताएं तो मनुष्य के उन अनिर्वृत्त का प्रयास है जो राज्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। नहीं, ये भी जो ठीक नहीं है। मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी सामाजिक जीवन कानून व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता, जिसे केवल राज्य ही बनाए रख सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है अरस्तु की। फिर है, सुमेलित करना है अरस्तु के जो है उनको कार्यों को। तो ये देखते हैं। क्रांति, सार्वजनिक कार्यों की संपदा करते हुए प्राकृतिक क्रांति, क्रांति कानून के परिचित मुख्यतः क्रांति शासन व संविधान में परिवर्तन। क्रांति तभी होती है जब शासन और संविधान में कुछ परिवर्तन करना होता है। तो एक ऑफ और करो। शिक्षा, पहले एलिमिनेट मेथड देख लो एक बार आप। एलिमिनेशन मेथड काफी अच्छा रहता है। जैसे आपको एक का पता चल गया, क्रांति क्रांति तभी होती है ना जब शासन और संविधान में कुछ परिवर्तन करना होता है। तो ए का फोर, तो ए का फोर किस में है? बी में है। तो फिर और मिलाओ, जैसे शिक्षा, शिक्षा कानून के से परिचित होना। ठीक है। फिर है दास्ता, दास्ता है प्राकृतिक अनिवार्य व लाभदायक व्यवस्था। नागरिकता, सार्वजनिक कार्यों में संप्रदाय करते हुए। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 में क्या है। अरस्तु के अनुसार दरबारी कुटिलताएं राजतंत्र में, मोनार्की में क्रांति का कारण बनती हैं। क्या बनती हैं? दरबारी कुटिलताएं राजतंत्र में क्रांति का कारण बनती हैं। सही बात है। फिर है, अरस्तु के अनुसार लोक नेताओं की अधिकता के कारण प्रजातंत्र में क्रांति आती है। तो लोक नेता होते हैं, उनकी अधिकता के कारण प्रजातंत्र में क्रांति आती है। तो दोनों बातें ही ठीक है। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के संदर्भ में सही नहीं है। ये जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। नहीं है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के।
तो 84 में क्या है, अरस्तु प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। क्या पहला है अरस्तु जो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है? नहीं, तो यही गलत हो गया पहले तो, ये सही नहीं है। तो एक किस किस में है? तो एक ए में है और सी में है, तो बी और डी तो अपने आप ही कट गए। अब अपने को देखना है दो और तीन में से कौन सा जो ठीक नहीं है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान व तुलनात्मक राजनीति का प्रवर्तक है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान को साधकों के सीढ़ी क्रम में सबसे निचला स्थान देता है। नहीं 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 नहीं। राजनीतिक विज्ञान को तो सबसे ऊपर मानता है मास्टर इन साइंस, तो सी। तो ए और थर्ड जो राइट हो जाएगा आंसर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है अरस्तु की स्वदेशात्मक अध्ययन टेक्नोलॉजिकल मेथड पद्धति में गीत व परिणाम के कारणों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम क्या होगा बच्चों? सबसे पहले उत्पादन, सबसे पहले उत्पादन करेंगे, फिर नियमित कारण, फिर औपचारिक कारण फॉर्मल कॉज, फिर अंतरिम, लास्ट में अंतरिम होगा। तो 2 4 3 1 ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समय की दृष्टि से परिवार पहले है। तो समय की दृष्टि से परिवार पहले है, पर मनोविज्ञान यानी प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु के इस कथन का अर्थ है, इस कथन में अरस्तु क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं जो ओरिजिन स्टेट की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग समय की दृष्टि से देखें तो परिवार पहले है, पर मनोविज्ञान यानी प्रकृति की दृष्टि से देखें तो राज्य पहले है। नेक्स्ट है अरस्तु की पॉलिटिक्स में वर्णित विचारों में से मेल नहीं खाता है। तो पॉलिटिक्स से मेल क्या नहीं खा रहा, इसमें कौन सी स्टेटमेंट है? स्वर्णिम माध्यम का मध्यमान का नियम है, ये तो ठीक है, तो मेल खाता है। फिर है दासता समाज प्रदत्त है। नहीं नहीं, दासता समाज प्रदत्त की बात नहीं करता, तो आंसर भी हमारा राइट हो जाए, मेल नहीं खाता। विधि का शासन व्यक्ति के शासन से ज्यादा उपयुक्त है, ये भी राइट है। नागरिकता का एक विशेष वर्ग का विशेष अधिकार जो सार्वजनिक गतिविधियों से में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है राज्य के बारे में अरस्तु के से संबंधित कथन नहीं है। अरस्तु से संबंधित कथन नहीं है। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है तथा सजीवन के लिए यह बना हुआ है। अरस- ये क्या कहते हैं अरस्तु, ऐसा कुछ? हाँ, ये कहते हैं, कथन सही है। तो राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संगठन है जो अन्य पर निर्भर नहीं है। वो तो कहते ही है कि राज्य जो मनुष्य के द्वारा अपनी जितनी भी कमियों को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए बना है, तो राज्य तो किसी और चीज पर डिपेंड ही नहीं हो सकता। फिर है राज्य कर्म से परिवारों व ग्रामों के सम्मिलन से बना है। ये भी ठीक है, वो कहता है कि पहले एक व्यक्ति से गांव बनता है, गांव से परिवारों से गांव बनते हैं, गांव से फिर शहर, वैसे राज्य का निर्माण होता है। तो फिर क्या चीज़ है जो मेल नहीं खा रही है? राज्य व्यक्ति का ही वृद्ध रूप है। नहीं नहीं नहीं, तथा नागरिक के चरित्र के समझ करता है, ये चीज मेल नहीं खा रही, तो आंसर डी राइट हो जाएगा। उसने ऐसा तो कहा ही नहीं कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, उसने तो कहा है कि व्यक्ति राज्य का अंग है, यानी पहले राज्य आया है। फिर है अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों के चक्रीय सिद्धांत में अभिजात तंत्र का निकृष्ट रूप है। तो अभिजात तंत्र का जो निकृष्ट रूप है वो है गुड तंत्र, ओलिगार्की। फिर है प्लेटो व अरस्तु के किन मुद्दों पर विचार भिन्न थे। जो प्लेटो थे वो अरस्तु के गुरु थे, लेकिन उनके विचार भिन्न थे, तो किन मुद्दों पर थे? तो राज्य स्वायवी व नैतिक संस्था पर नहीं, स्त्री व संपत्ति के समाज पर हाँ, क्योंकि जो प्लेटो थे वो तो नारीवादी थे, वो तो स्त्री को समान अधिकार दे रहे थे, वो तो उसको राजा बनने के लिए भी बोल रहे थे कि वो पढ़े, सब बराबर हैं बच्चे जितने भी एथेंस के, तो वो स्त्री को इक्वल टीचिंग की भी वो देते हैं। और यहाँ अरस्तु जो है उसको नागरिक का भी दर्जा नहीं देता है, तो इसे एक तो इस पर विचार भिन्न हो गए उनके।
और स्त्री पुरुष समानता पर, हाँ ये भी बात है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर तो नहीं, तो बी और सी, तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार एक राज्य की नागरिकता के लिए आवश्यक नहीं है। तो अरस्तु के अनुसार जो नागरिकता है उसके लिए क्या आवश्यकता नहीं है? उसके लिए आवश्यकता नहीं थी कि मूल निवासी हो हुआ हुआ वहाँ का। लेकिन प्लेटो जो कहते हैं वो मूल निवासी मानते हैं, लेकिन अरस्तु कहते हैं कोई कहीं से भी हो वह एक राज्य में रह सकता है, नागरिकता प्रदान कर सकते हैं उसको। फिर है, कथन एक और दो दिए गए हैं, यानी कारण दिया गया है कथन का। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति का पूर्ण विकास राजनीतिक क्रिया में ही संभव है, जो कि आर्थिक क्रिया से भिन्न है। ठीक है। और कारण बता रखा है इसका कि अरस्तु के अनुसार जिन संसाधनों पर राज्य आधारित है वे संसाधन स्वाभाविक हैं, तो निश्चित ही उन स्वाभाविक संसाधनों का विकसित रूप भी स्वाभाविक ही होगा। ये बातें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बातें दोनों ठीक है, लेकिन कारण इसका ये नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, कौन कहता है कि अरस्तु के वर्गीकरण में हमें केवल लौकिक राज्य का ही वर्णन मिलता है, पैरालौकिक राज्य का नहीं मिलता? ये वर्डिंग किसकी है? तो ये कहा है ब्लंटशली ने। ब्लंटशली ने। निम्नलिखित में से अरस्तु के अनुसार कौन नागरिक बनने के योग्य नहीं है? ये आ गया क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था। तो देखिए, दास, स्त्री, कृषक, शिल्पी, योद्धा, प्रशासक। तो किस किस को अरस्तु जो है दास बनने के योग्य नहीं मानता है, यानी कि नागरिक बनने के योग्य नहीं मानता है? तो सबसे पहले तो उसने दास को नहीं माना है, फिर स्त्री को नहीं माना है, वो किसान को भी नहीं मानता और शिल्पी को भी नहीं मानता। वो केवल योद्धक और शासक को ही नागरिक बनने का योग्य मानता है। तो एक दो तीन चार, आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है बच्चों, हम कवर कर सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, जितने क्वेश्चन हो सके एक ही क्लास में। आपको एक थिंकर से ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन तो देखिए रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही कवर कर देते हैं, लेकिन आपको मोस्टली पार्ट कवर हो जाता है। ये ना सोचो कि क्वेश्चन छोटा है क्या, बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन जितने आप करोगे, जितने छोटे छोटे बड़े से बड़े लेवल के, आपको एग्जाम में उतनी ही आसानी होगी क्वेश्चन को पढ़ के समझ के अगर आप करोगे। इन्हीं में से क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बनते हैं, कोई ये नहीं कि बाहर से क्या पता क्या आ गया। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और क्लास को पूरा देखें, और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। किसने कहा है कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है? यानी जितने प्लेटो के शिष्य थे, जो प्लेटोवादी थे, प्लेटो विचारों को थे, उनमें से सबसे अरस्तु जो है महान है। तो ये वर्ड भी ब्रंट्सली के हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु ने यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह सबसे ज्यादा बार रिपीटेड स्टेटमेंट है कि ह्यूमन इज ए पॉलिटिकल मैन, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? तो कौन सा एक आशय नहीं था? मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता नहीं, राजनीतिक एक नैतिक प्रक्रिया से सरोकार व न्यायपूर्ण समाज की रचना की नो, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। राइट, आंसर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु ने जो सरकारों का वर्गीकरण किया है उसमें से कथन जो सही नहीं है। सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित है। राइट, ये तो ठीक बात है, ये तो वर्गीकरण करने के लिए उसने बोला था। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं, वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालीन साझे हित में शासन करती है। राइट, सरकार संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील नहीं होती। भाई ये गलत हो गया, तो ये ठीक हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं पूछा इसने। फिर है, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अध्ययन किया था। कितना किया था? 158 संविधानों का, जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है और वह है
उनमें से केवल एक ही विद्यमान है, कौन सा है? एथेंस का संविधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? राज्य जो सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया उसमें से सही नहीं है। राज्य की जैव अवधारणा, ओरिजिन स्टेट, ये तो है। सक्रिय व सामुदायिक सहयोग पर आधारित व्यवस्था, ये भी ठीक है। राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व नहीं, ये नहीं, गलत बात। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। बल्कि वो तो कहते हैं व्यक्ति के लक्ष्य और राज्यों के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। फिर है, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजनों पर सात सत्तासदों सत्तादासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। दास जन्म से ही निम्न व स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। ठीक बात है, ये दोनों चीजें ठीक है। ऐसा ही तो कहते हैं अरस्तु कि दास जो जन्म से ही निम्न होता है, निम्न होता है। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का एक दिव्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन किसने बोला था? सेबाइन ने। नेक्स्ट है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है अरस्तु ने। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। जहाँ पर सब कुछ इक्वल होगा वहां क्रांति होगी ही नहीं। जहाँ पे कोई एक दूसरे में कुछ भिन्न होगा वहीं तो क्रांति होगी। चलिए इन दोनों को हम मैच इट करते हैं। इसमें है निमित्त कारण। निमित्त कारण जो है वस्तु का सार व आकार नहीं। वस्तु का सार उपचर्य पदार्थ जिसे वह बना है। हम्म, वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिशील गतिविधि लक्ष्य है। ये आपको पहले ये कर ले, वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है, तो अंतिम कारण होता है जिसकी ओर, यानी जो लास्ट उद्देश्य होता है हमारा मेन जो होता है। फिर है निमित्त कारण, गति का कारण या गति पैदा करने वाला कारण निमित्त कारण होता है। और जो भौतिक कारण है वो पदार्थ जिससे वह बनता है भौतिक। औपचारिक कारण वस्तु का सार व आकार। तो A4, B3, C2, D1। A B C D 1, बी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार प्रतिशोधात्मक न्याय किया जाना चाहिए। तो प्रतिशोधात्मक न्याय जो किया जाना चाहिए वो रेखांकित आधार पर या अंकगणितीय आधार पर, अंकगणितीय आधार पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अरस्तु की उक्ति राज्य मनुष्य का पुरोगामी है, स्टेट इज पीरियड ऑफ टू मैन, का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? ऐतिहासिक क्रम में राज्य की पूर्ववर्ती से नहीं, मनुष्य का राज्य में अनिश्चितता से नहीं, व्यक्ति और राज्य का अभिन्न एकता व प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से। राइट, आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन नहीं है। नहीं है पूछा है इसने, तो नहीं है में आ जाएगा अरस्तु की शिक्षण, अरस्तु की शिक्षण संस्था लाइसियम थी, ये तो सही है। अरस्तु की कीर्ति निकोमेनियम एथिक्स में, निकोमेनियन तत्कालीन एथेंस का शासक है। नो, ये नहीं है सही। आंसर बी राइट हो जाएगा। अरस्तु ने 158 संविधान पढ़े थे, जायज बात है, उसमें से कौन सा बचा था? सिर्फ एथेंस का बचा था। अरस्तु की अध्ययन पद्धति अगनात्मक थी, ये भी राइट है। तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन किया है? तो उन्होंने सामूहिक निर्णय बुद्धि की संप्रभुता का वर्णन किया है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर है, यह किसने कहा कि जैसे ब्रुस्ट सीजर को कम प्यार नहीं करता,
परंतु रोम को अधिक प्यार करता था। उसी प्रकार अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है, परंतु सत्य उससे भी प्यारा है। यानी अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा था, वो अपने गुरु से प्यार तो करते, लेकिन सत्य उससे भी ज्यादा प्यारा था। यानी दर्शन को उससे भी ज्यादा मानते थे। तो ये किसने कहा? ये कहा था डुरानी विल डुरानी। नेक्स्ट है, किस विचारक ने यह माना कि अरस्तु का सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधान से में बाधा है? मैकीटायर ने भी लिखा है कि शिकायत के साथ उसने पदार्थ व आकार, सार व अस्तित्व संबंधी अरस्तुवादी ज्ञान शास्त्र को अस्वीकार कर दिया। तो यह किसकी वर्डी है? थॉमस होब्स की। नेक्स्ट है, किस विचारक ने अपने लेख हेड हॉग एंड द फॉक्स में यह लिखा है कि प्लेटो कांटेदार जंगली चूहा है जो केवल एक बड़ी चीज जानता है, जबकि अरस्तु लोमड़ी है जो बहुत कुछ जानती है? तो यह किसने कटाक्ष ये किया था? इजाय बर्लिन ने। फिर है, प्लेटो व अरस्तु में किस राजनीति मुद्दे पर समयतः पूर्ण विचार है? तो कौन सा मुद्दा था जिस पर दोनों सेम थे? तो कुलीन तंत्र के शासन पर तो दोनों के समयतपूर्ण विचार थे। जो बच्चों लाइनिंग आती है ना, जो किसी की जो एक थोड़ा यानी किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला है, तो वो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उनसे ही बनते हैं। वेस्टर्न में तो खासकर बनते हैं। अरस्तु ने ज्ञान की जो 3 श्रेणियां बताई हैं, उनमें राजनीति का ज्ञान किस श्रेणी में आता है? तो राजनीति का ज्ञान जो किस श्रेणी में आता है? प्रैक्टिस डोइंग में। प्रैक्टिस डूइंग में राजनीति का ज्ञान आता है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों विचारों से समायत्ता नहीं रखने वाला वाक्यांश है। तो कौन सा वाक्यांश है जो अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों में नहीं है? तो राज्य सुविचारित आविष्कार है, यह नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य मनुष्य का पुरोगामी है। द स्टेट इज प्रियर टू मैन का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य नहीं है पूछा है। तो ऐतिहासिक कालक्रम में तो मानव पहले है, परंतु कालांतर व तार्किक दृष्टि से राज्य पहले, ये बात तो ठीक है। संपूर्ण अंश से पूर्व आता है। राज्य आत्मनिर्भर व पूर्ण संस्था है, अतः वह अपूर्ण मानव से पूर्व आती है। मानव हित का सर्वोच्च साध्य है, अतः राज्य संसाधन के रूप में प्रवृत्ति करता है, यह गलत है। तो आंसर डी राइट हो जाए, इसने नहीं पूछा था हमसे। फिर है, अरस्तु ने अरस्तु के राज्य में नागरिकता के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या चीज जो थी अरस्तु के वहां पे नागरिकता के लिए राज्य नहीं थी? जन्म व कानूनी हैसियत। कि जरूरी नहीं कि आपका जन्म उसी वहीं पर हुआ हो तो आपको नागरिकता मिलेगी, आप बाहर से भी हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर है, अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की विशेषता नहीं है। तो अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय था, यानी सबको समान इक्वली उसका, तो उसकी विशेषता नहीं थी। इसमें पद, सम्मान, धन व संपदा का वितरण किया जाता है। हाँ, ये तो इक्वल था, ये तो विशेषता थी उसकी। लेकिन इसमें योग्यता अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाता है, ये नहीं था। तो आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु ने पॉलिटी को कहा है। अरस्तु ने पॉलिटी को क्या कहा है? अरस्तु ने पॉलिटी को एक बवाच राज्य, सेव स्टेट कहा है। नेक्स्ट है, अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों का चक्कर, थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज का तात्पर्य है। तो थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज का तात्पर्य है शासन व्यवस्था व का अस्थायित्व। तो शासन व्यवस्था का स्थायित्व जो है संविधान का चक्कर है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्ग में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक गुण अपेक्षित नहीं है? तो कौन सा एक गुण है जो अरस्तु के अनुसार अपेक्षित नहीं है? तो वह है इतिहास की जानकारी।
जरूरी नहीं है कि आप अगर राजा है तो आपको इतिहास की नॉलेज होनी चाहिए, आप करंट सिचुएशन को संभालिए। फिर है, एक रूढ़िवादी होने के नाते अरस्तु क्रांति के विरुद्ध था, जबकि एक आमूल परिवर्तनवादी होने के नाते मार्कस क्रांति का प्रबल समर्थक था। ठीक है। अरस्तु स्वयं विषमता का समर्थक था, अतः उसने ऐसे उपायों पर बल दिया जिसने लोग समानता की मांग न उठाएं और क्रांति की चिंगारी प्रज्वलित न हो, जबकि मार्क्स मजदूरों में चेतना जागृत कर क्रांति करवाना चाहता था। ये बात बिल्कुल राइट है, दोनों इसका ठीक है और इसका ये सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि अरस्तु का राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये किसने बोला? ये बोला जीएच शेवाइन ने। फिर देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये तो आपको पता ही है, पढ़िए। सबसे पहले, कैनी नामक विचारक ने आरोप लगाया है कि द पॉलिटिक्स एक पिछड़ी हुई बेमेल रचना है। ठीक है। अरस्तु तत्कालिक राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति उदासीन थे। उनका शिष्य सिकंदर जब एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था, लेकिन वे अब भी नगर राज्य के आदर्श मान रहे थे। ये बिल्कुल ठीक बात बोली इसने। फिर है, अरस्तु ने किसके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्य के सीमाक्षात्मक अध्ययन के प्रति स्वयं को अपृत किया है? तो किसके प्रति किया है? तो ये किया है फेलियास, हिप्पोपोडेमस, प्लेटो और उपरोक्त सभी के। फिर है, दास्ता का अरस्तु के विचारों में से संबंधित निम्नात्मक कथनों पर विचार कीजिए। दास्ता के प्रति जो थे उसके, दास्ता स्वामी के लिए अवकाश का सर्जन करती है। ठीक है, ये तो ठीक बात है। जब घर के काम करेगा तो घर के आदमियों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। दास का एक सजीव यंत्र नहीं, दास सजीव यंत्र नहीं था, उसने यंत्र तो बोला ही नहीं उसको। क्या उसने दास को एक सजीव यंत्र बोला था? हाँ, उसने बोला था कि जो एक इसको हम इक्विपमेंट के लिए एक उससे एक इक्विपमेंट ही तरह ही बोला था, मशीनरी बोला था। दास उत्पादन का एक यंत्र नहीं, उत्पादन में उसको यूज करने के लिए नहीं बोला उसने। तो एक और दो ठीक है। फिर है, किसने राज्य की पहचान समुदायों के समुदाय के रूप में की है? यानी समुदायों का जो समुदाय है वो राज्य है। तो अरस्तु ने बोला है। अरस्तु ने क्या बोला था? पहले नागरिक है, आम आदमी है, मनुष्य है, वो समुदाय बनाएगा, समुदाय से ग्राम बनेगा, ग्राम से शहर बनेगा और फिर राज्य का निर्माण होगा। तो समुदायों का समुदाय राज्य को अरस्तु ने बोला है। फिर क्या है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता के आधार पर सही समूह है। तो नागरिकता के आधार पर जो सही समूह है वह है अवकाश, भू संपत्ति एवं लिंग। नेक्स्ट है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे में से कौन सा वर्ग सर्वमानिक मध्यमान निर्मित करता है? तो कौन सा वर्ग करता है? तो वो मध्य वर्ग पे बात जोर देता है। नेक्स्ट है, अरस्तु को तर्कसंगत रूप में से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा की गई आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। ये तो दोनों बातें ठीक है और इसकी व्याख्या भी ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो पहला राजनीतिक विचारक जो है होब्स। होब्स ने जो है अरस्तु की आलोचना की है। फिर है, जो कानून को करने देता है वह ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासन करने देता है, परंतु जो मनुष्य को शासन करने देता है वह एक तरह से पशु को शासन करने देता है, क्योंकि लालसा हिंसक पशु है और राग द्वेष मनुष्य के मन को भ्रष्ट कर देते हैं।
चाहे वह मनुष्य जाति के शिरोमणि ही क्यों न हो। कानून तर्क बुद्धि का तद्योतक है, जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता। यह किसके वाक्य हैं? यह अरस्तू के वाक्य हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट, उसमें मार्क कीजिए आप। नेक्स्ट है, महिला पर अरस्तू के दृष्टिकोण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष की पुरुष की अच्छाई निरपेक्ष रूप से अच्छाई है, जबकि महिला की अच्छाई सापेक्षिक है। ठीक है, ये भी सही है। महिलाएं घर के निजी दायरे तक ही सीमित है, क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध निश्चित है। राजनीतिक जीवन में उन लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है जो अवकाश के समय और संपत्ति के मामले में समान हो। महिलाओं के पास ये नहीं है। तो एक दो तीन तीनों विकल्प सही हैं। आंसर सी राइट हो जाएगा। फिर है, अरस्तु से संबंधित विचारों पर कीजिए। अ- अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है और कहता है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए नहीं। अरस्तु सबको समान न्याय की बात करता है। न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं, बल्कि यह सिर्फ असमान लोगों के लिए। ये बात राइट है। तो केवल दो ही राइट है। नेक्स्ट है, अरस्तु के पोलिस के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पोलिस नैतिकता पोलिस नैतिकता की आर्थिक पूर्वेक्षण प्रदान करता है और आर्थिक और नैतिकता जरूरतें आपस में अंतर संबंधी होती हैं। ठीक है, पोलिस शैक्षणिक प्रधानता है और जिन पर नैतिक गुणों का प्रयोजनिक का प्राप्ति निर्भर करता है। पुलिस हमारी नैतिक सब के लिए सामाजिक पूर्व शर्तें प्रदान करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेला रहना हमारे स्वभाव में नहीं है। तो ये एक और दो तीन तीनों ही राइट हैं। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के दर्शन के वितरणात्मक न्याय का क्या आशय है? जो अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है, उसे क्या आशय था? उसे अनुपातिक समानता थी, यानी कि एक अनुपात में समान न्याय की बात करता है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख का अनुभव कर सकता है? यानी जो उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होगा वही उच्च कोटि के सुख का अनुभव करेगा। तो ये वर्डिक्ट है अरस्तु की। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, इसका अर्थ क्या है? तो राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, इसका अर्थ है राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए राज्य एक जो है आत्मनिर्भर संस्था है। नेक्स्ट है, अरस्तु ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति होने से जनता में रोष व्यापकता होगा और वह आसानी से निम्नलिखित के प्रभाव में आ जाएगी। तो किसके पास जो है वो होगी? वो जनोत्तेजक के पास प्रभाव में आ जाएगी। फिर है, अरस्तु का विशिष्ट न्याय का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो अरस्तु का जो विशिष्ट न्याय का प्रभाव सिद्धांत था वह प्रभावित था पाइथागोरस से। फिर है, अरस्तु ने निम्नलिखित में से किस वास्तविक संविधान का व्यवहार में अध्ययन नहीं किया था? तो किस वास्तविकता का नहीं था? एथेनियन का। फिर है, सामाजिक मतभेद हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। सामाजिक अंतर से बचने के लिए समरूप समाज वांछनीय है। तो ये दोनों ही कारण और कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो अनुपातिक
अनुपातिक का जो समानता का सिद्धांत था वो अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट है, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो सार्वजनिक हित का जो सिद्धांत है वह वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, ठीक है ये तो। फिर है राजनीतिक के एक अनुभाविक विज्ञान का विकास करना, ये भी ठीक है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना, नहीं आदर्श का। अमूर्त विचारों पर न, अमूर्त पर तो करता ही नहीं, वो तो रियल फैक्ट पे बात करता है, तो ए और बी दोनों ठीक हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वें संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। फिर है, अरस्तु के शिक्षण संस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो अरस्तु के शिक्षण संस्थान को अन्य नाम से जाना जाता था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन जो है उसका अरस्तु आया क्वेश्चन, अरस्तु था जो संविधान के बारे में बताया था। और अरस्तु के शिक्षण संस्थान को ना जाना जाता था भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे बैठ कर पढ़ाने कोई ये नहीं था अनिवार्य कि आप क्लासरूम में बैठकर ही क्लास लेंगे, आप घूमते फिरते भी बच्चों के साथ लेकर भी अरस्तु पढ़ाते रहते थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार निकोमाचीन एथिक्स क्या है? तो निकोमाचीन एथिक्स अरस्तु के अनुसार क्या है? यह एक नैतिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार पोएटिक्स क्या है? पोएटिक्स पोएटिक्स को क्या कहते हैं? ये एक सौंदर्य ग्रंथ है। ये काफी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अरस्तु के अनुसार रेटोरिक क्या है? तो रेटोरिक है एक भाषाई कौशल। आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार लॉजिक क्या है? तो लॉजिक को क्या कहते हैं? लॉजिक एक तर्क संगत प्रक्रिया है। फिर है, अरस्तु के अनुसार सिलोजियम क्या है? तो सिलोजियम क्या है? यह एक तर्क संगत प्रक्रिया है, यह भी। फिर है, अरस्तु के अनुसार इंडक्शन क्या है? इंडक्शन क्या है? इंडक्शन एक तर्क संगत प्रक्रिया है। यानी काफी सारे हैं, आप इसको ध्यान रखें। डिस्कशन को क्या बताया उन्होंने? डिस्कशन को भी एक तर्क संगत प्रक्रिया बताया है। फिर है, अरस्तु के अनुसार एनालिटिक्स क्या है? तो एनालिटिक्स भी हम तभी करते हैं जब हम किसी तर्क पर पहुंचते हैं, तो भी एक तर्क संगत प्रक्रिया है। फिर है, अरस्तु के अनुसार कैटेगरीज क्या है? तो कैटेगरीज जो है उसको वो एक दार्शनिक सिद्धांत है, कैटेगरी वाइज अलग अलग करना। अरस्तु के अनुसार मेटाफिजिक्स का मुख्य विषय क्या है? तो मेटाफिजिक्स का मुख्य वो विषय है वास्तविकता की प्रकृति। फिर है, अरस्तु के अनुसार मेटाफिजिक्स का मुख्य विषय क्या है? तो वास्तविकता की प्रकृति है। फिर अरस्तु के अनुसार न्यूटन एथिक्स का मुख्य विषय क्या है? तो निकोमाइचिन एथिक्स का मुख्य विषय है नैतिकता। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स का मुख्य विषय था, इसका मुख्य विषय था नैतिकता। राजनीति, पॉलिटिक्स का मुख्य विषय था राजनीति। नेक्स्ट है, अरस्तु की पुस्तक डी एनीमिया का मुख्य विषय क्या था? तो डी एनीमिया का मुख्य विषय था आत्म की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति। फिर है, अरस्तु की पुस्तक पोएटिक्स का मुख्य विषय क्या था? तो ये कुछ बुक्स के विषय हैं, तो पोएटिक्स का मुख्य विषय था कविता की प्रकृति। फिर है, अरस्तु की पुस्तक रेटिरो का मुख्य विषय क्या था? तो रेटिरो का मुख्य विषय था भाषा भाषण की कला। फिर है, अरस्तु की पुस्तक टॉपिक्स का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय टॉपिक्स का क्या है? यह है तर्कशास्त्र। फिर है, अरस्तु की पुस्तक कैटेगरीज का मुख्य विषय क्या है? कैटेगरीज का मुख्य विषय है वर्गीकरण की प्रकृति, यानी नाम से ही पता चल रहा है बुक्स के। फिर अरस्तु की पुस्तक एनालिटिक्स का मुख्य विषय क्या है?
तो एनालिटिक का मुख्य विषय है तर्कशास्त्र। फिर है फिजिक्स का मुख्य विषय क्या है? तो फिजिक्स का मुख्य विषय है प्राकृतिक दर्शन। नेक्स्ट है अरस्तू की पुस्तक मेटेरोलॉजी का मुख्य विषय क्या है? तो मेटेरोलॉजी का मुख्य विषय है मौसम विज्ञान। नेक्स्ट है अरस्तू की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एनिमल का मुख्य विषय क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल का मुख्य विषय है जीव विज्ञान। नेक्स्ट है अरस्तू की पुस्तक पार्ट्स ऑफ एनिमल्स का मुख्य विषय क्या है? तो पार्ट्स ऑफ एनिमल का मुख्य विषय है जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तू की पुस्तक जनरेशन ऑफ एनिमल्स का मुख्य विषय क्या है? तो इसका भी मुख्य विषय है जीव विज्ञान। फिर है अरस्तू के अनुसार दास प्रथा की प्रकृति क्या है? तो दास प्रथा की जो प्रकृति है वो क्या है? वह प्राकृतिक है। नेक्स्ट है अरस्तू के अनुसार दासों की स्थिति क्या है? दास क्या है? दास स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, वे संपत्ति हैं। नेक्स्ट है अरस्तू के अनुसार दास प्रथा का उद्देश्य क्या है? तो दास प्रथा का क्या उद्देश्य कहता है अरस्तू? वह कहता है सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए दास जरूरी है। फिर है अरस्तू के अनुसार दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो दासा के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? दया से। दासों को वो एक फैमिली मेंबर की तरह मानता है। फिर है अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना क्या है? तो आलोचना है वे दास प्रथा का समर्थक करते हैं, बस यही आलोचना है, बाकी तो वो सब ठीक ही करते हैं दासों के लिए। अरस्तू के अनुसार दास प्रथा की उत्पत्ति क्या है? तो दास प्रथा की उत्पत्ति है प्राकृतिक आवश्यकता। नेक्स्ट है अरस्तू के अनुसार दासों की भूमिका क्या है? तो दासों की क्या भूमिका होती है? तो दासों की भूमिका श्रमिक की, लेकिन ये भी वो कहता है कि ये कोई उत्पादन वर्ग के लिए नहीं है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया वहां नहीं काम करेंगे दास। दास आपके घरेलू कार्यों में हाथ बटाएंगे सिर्फ। फिर है अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचारों का प्रभाव क्या है? उनका प्रभाव क्या था? दास प्रथा का समर्थन करते थे वो। नेक्स्ट है अरस्तू के अनुसार दास प्रथा और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध था दास प्रथा और स्वतंत्रता के बीच? तो वो था कि दास प्रथा स्वतंत्रता का विरोध करती है। नेक्स्ट है अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचारों का विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता क्या थी? वह मानवतावादी थे, वह यथार्थवादी थे। नेक्स्ट है अरस्तू और प्लेटो के दर्शन में मुख्य भिन्नता क्या है? तो अरस्तू और प्लेटो के जो दर्शन थे उसमें मुख्य भिन्नता थी वास्तविकता की प्रकृति। जो प्लेटो थे वो विचारात्मक उसके थे, अरस्तु जो थे वो वास्तविकता पर ज्यादा वो करते थे। फिर है प्लेटो के अनुसार वास्तविकता क्या है? तो प्लेटो ने वास्तविकता किसको माना है? विचारों की दुनिया को। प्लेटो मानता है कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें उसका एक आइडिया प्लान तैयार करना है, यानी एक विचार आना। तो विचारों को ही हम, जो हमारे विचार आते हैं, जो हम आइडिया सोचते हैं, उसी को हम फिजिकली अप्लाई करते हैं तो वह कार्य होता है। तो विचार ही जो मेन है, वास्तविक है। फिर है अरस्तु के अनुसार वास्तविकता क्या है? अरस्तु जो है वास्तविकता किस चीज को मानते हैं? वह मानते हैं भौतिक दुनिया को, जो प्रैक्टिकल है। प्लेटो और अरस्तु के ज्ञान मीमांस में क्या भिन्नता है? तो प्लेटो और अरस्तु का जो ज्ञान मीमांस है, प्लेटो तर्कवाद का समर्थक करते हैं, जबकि अरस्तु अनुभववाद का समर्थक करते हैं। ठीक है। अरस्तु और प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में क्या विभिन्नता है? तो प्लेटो और अरस्तु के जो राजनीतिक दर्शन है उसमें प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, जबकि अरस्तु एक व्यवहारिक राज्य की कल्पना करते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु और प्लेटो के अनुसार मानव प्रकृति क्या है? तो मानव प्रकृति क्या है? मानव प्रकृति प्लेटो के अनुसार मानव प्रकृति तर्कसंगत है, और अरस्तु के अनुसार मानव प्रकृति जटिल है। नेक्स्ट है अरस्तु और प्लेटो के नैतिक दर्शन में क्या भिन्नता है? जो नैतिक दर्शन है उसमें प्लेटो के अनुसार नैतिकता का आधार तर्क है, जबकि अरस्तु के अनुसार नैतिकता का आधार अनुभव है। अरस्तु और प्लेटो के दर्शन में क्या समानता है? दोनों में समानता क्या है?
तो दोनों के अनुसार राजनीति का उद्देश्य न्याय है, केवल यही समानता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अरस्तु कंप्लीट होता है। जहाँ तक थे हमने मेन मेन क्वेश्चन किए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन हो और आप सभी यूजीसी नेट क्लियर करें। थैंक यू बच्चों।